जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 23 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 22 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में हम 1 से लेकर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रूपकुंड झील, डिडवाना झील, पुलिकट झील और नक्की झील। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, रूपकुंड झील बिल्कुल ही सही जवाब है। ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ उत्पादन है और दूसरे तरफ क्रांति है। तो चलिए, खाद्य उत्पादन वृद्धि किस क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन है जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन है जो कि नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक है जो कि भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? मटर से, सरसों से, गेहूं से और धान से। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गेहूं बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत में, पोलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? और प्रश्न है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? चार्ट्स, मोरक्को, ट्यूनेशिया और डी है ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, चार्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? यानी किस किस सागर को जोड़ता है डेविस जल संधि, आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि मांग का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, विक्रेता की प्राथमिकता पर, पूर्तिकार की प्राथमिकता पर, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1991, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश की वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, किसी भी माध्यम में प्रकाश चले वहाँ पर ताप से उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 प्रश्न है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी है उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12 प्रश्न है आपके सामने कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न
निम्न से किसके बराबर होती है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर और उस बल लगे बाहरी दबाव के बराबर। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर उसकी भार होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? केरल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चिनार वन्य जीव विहार केरल में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि पृष्ठ नाव का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पृष्ठ नाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्न में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? ग्रेनाइट, फास्फोराइट, फ्लोरापाइट और क्लोरापाइट। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संयोजकता बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, उसका सामान्य नाम बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा उसका सामान्य नाम। इसका अणु सूत्र हो जाएगा Na2CO3, अणु सूत्र CO3.10H2O 10H2O। इसका किसका ये रासायनिक फार्मूला है? तो वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका अणु सूत्र होता है NaCO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन, जस्ता, तांबा और क्रोमियम। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन हार्ड है तो इससे आपको दूर नहीं भागना है, क्योंकि इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रखा जाता है। बहुत से यूट्यूब चैनल पर आप देखे होंगे कि आसान क्वेश्चन कराए जाते होंगे। आप वो क्वेश्चन देखकर तो कुछ समय के लिए खुश हो जाएंगे कि हम क्वेश्चन का आंसर लगा दे रहे हैं, लेकिन अगर वैसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपको हमेशा पछताना पड़ेगा। इसलिए आपको उस लेवल से हमेशा तैयारी रखना चाहिए कि अगर किसी भी तरह का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका आंसर बता सकें। और आप बिहार पुलिस से भली भांति परिचित होंगे कि बिहार पुलिस में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव का, द्रव में ठोस का, गैस में गैस का और ठोस में ठोस का। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी द्रव में द्रव का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
हृदय की गति तेज होने के लिए, हृदय की गति धीमी करने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए और रक्तचाप बढ़ने के लिए। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइपरटेंशन जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्तचाप बढ़ने के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग है या अंग है जो कि प्रभावित होता है, हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क और प्रतिरोधी तंत्र। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अल्जाइमर रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 24वां प्रश्न कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है जो कि निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मेंडुला ऑब्लोंगेटे, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना के कारण है गठिया, रिकेट्स, अस्थि मृदता और अस्थि सुबीरता का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना गठिया कहलाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमणों से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना और शक्ति प्रदान करना। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रक्त में जो श्वेत कण जिसको WBC कहते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है, तो संक्रमण से संघर्ष करना यानी संक्रमण से बचाना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेशी कुल का पौधा नहीं है, कपास, सरसों, भिंडी और गुड़हल। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन मालवेशी कुल का पौधा नहीं है, तो सरसों। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम और सिकंदर लोदी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था। तो देखिए लोदी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोदी थे जो कि 1451 ईस्वी में लोदी वंश के स्थापना किया था। लोदी वंश में टोटल 3 सुल्तान है जो कि शासक किए थे। सबसे पहले बहलोल लोदी आए थे, उसके बाद सिकंदर लोदी और सबसे लास्ट में इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने मार कर और मुगल वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ यहाँ पर पेशवा, भोसले, होलकर और गायकवाड़ है और दूसरी तरफ वह कहाँ के थे, उनका राजधानी कहाँ था, ये आपको दर्शाता है। इसको मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। पेशवा का हो जाएगा पूना, पेशवा के यहाँ पर पूना हो जाएगा। भोसले का हो जाएगा नागपुर, होलकर का हो जाएगा इंदौर और गायकवाड़ का हो जाएगा बड़ौदा। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य युगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो महाकाव्य है पद्मावत ये किसका रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने और हाजी बेगम ने। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं हाजी बेगम, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था, विष्णु, विरूपक्ष, राम और बिठोला। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं विरूपक्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था, अशोक के, बिम्बिसार के, बिंदुसार के और सिकंदर के। बताइए यहाँ पर
33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो विदेशी यात्री डाइमेकस थे वो बिंदुसार के दरबार में आया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन, लोथल, कलकत्ता, पटना। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उज्जैन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कृष्ण प्रथम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाल से, इंग्लैंड से, फ्रांस से और डेनिश से। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पुर्तगाल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 बिल्कुल ही सही जवाब है। 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभक्त हुआ था, गर्म दल और नरम दल, जो कि लखनऊ अधिनियम 1916 ईस्वी में यह एक हो गया था। उस टाइम इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन, अफ्रीकन न्यूज, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इंडियन ओपिनियन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, एस.जी. मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एच.सी. मुखर्जी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ नागरिक पंचायत राजभाषा सहकारी यानी जिस भाग में जिसका वर्णन किया गया है उसको आपको मिलान करना है कि किस भाग में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए नागरिकता जो है ये भाग 2 में है, नागरिकता है जो कि भाग 2 में है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन किया गया है। पंचायत का वर्णन किस में किया गया है? तो भाग 9 में, राजभाषा के बारे में भाग 17 में और सहकारी समिति के बारे में भाग 9 के ख में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? अनुच्छेद 14, 18, 21 और 56। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 18 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है।
इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है और डी है सभी सत्य है। बताइए इसमें से कौन से कथन असत्य है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी इसका वर्णन संविधान के 4 के क में किया गया है, जो कि गलत है। मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या है जो कि 6 है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समाचार पत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर कारागार, स्थानीय शासन और लोक स्वास्थ्य, ये तीनों के तीनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है वो अंग्रेजी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न की सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि राज्यसभा से 7 होते हैं और लोकसभा से 15 होते हैं। टोटल 22 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में जिसका वर्णन किया गया है, के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो किया गया था, इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाद्य एवं कृषि। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना चला था। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। इसके बाद से नीति आयोग इसके स्थान पर 2015 में आ गया। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।